स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों हम लोगों ने बचपन से सुना है एक तीर से दो शिकार करना, लेकिन भारत EU की ट्रेड डील ने दो नहीं बल्कि पूरे साउथ एशिया के इकोनॉमिक स्टेटस को एक साथ ध्वस्त कर दिया है। यह एक एक्सपोर्ट सौदा ही नहीं है, यह कैलकुलेटेड स्टेटक्राफ्ट है। अगर हम देखें तो दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग ब्लॉक यूरोपियन यूनियन भारत के साथ एक रणनीतिक साझेदारी करता है, एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करता है, तो इसकी गूंज ब्रुसेल से कहीं ज्यादा इस्लामाबाद और ढाका में सुनाई दे रही है। बिना एक भी गोली चलाए भारत ने उस इकोनॉमिक मोनोपोली को खत्म कर दिया है जो दशकों से खैरात, रियायत और जीरो टैरिफ चैरिटी पर आधारित थी। आज हम एक डील को ही नहीं समझने जा रहे हैं, बल्कि हम समझ रहे हैं उस जीरो टैरिफ हनीमून एरा को, जिसने एक साथ कई देशों के लिए अब अपने आप को एग्जिस्टेंशियल नाइटमेयर बना दिया है। तो शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले मैं आपको अपने सोशल मीडिया हैंडल्स बता देता हूं। यूपीएससी मेंटोर पंकज सरकारिया नाम से आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो इंस्टा और टेलीग्राम पर। देखिए, सबसे पहले क्या चल रहा था वो समझते हैं, उस झूठ को तोड़ते हैं जिसने सालों तक पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों की एक्सपोर्ट सक्सेस स्टोरीज को नरेट किया। जीएसपी प्लस जिसका फायदा उठा रहे थे ये देश, जीएसपी प्लस कोई डेवलपमेंटल टूल नहीं था, बल्कि यह एक पॉलिटिकल कंसेशन था। जीएसपी मतलब जनरलाइज्ड स्कीम ऑफ प्रेफरेंसेस प्लस, यूरोपीय संघ द्वारा गरीब और विकासशील देशों को दिया जाने वाला एक प्रकार का विशेष आर्थिक तोहफा या इनाम था, जिसका मुख्य उद्देश्य था इन देशों की मदद करना, जिससे वे बिना किसी टैक्स के, बिना किसी इंपोर्ट ड्यूटी के अपना सामान यूरोप के बाजारों में आसानी से बेच सके। पाकिस्तान की जहां तक बात है तो पाकिस्तान के लिए, उसकी डूबती अर्थव्यवस्था के लिए यह जीएसपी लाइफलाइन की तरह रही है। उसके टेक्सटाइल और गारमेंट एक्सपोर्ट का सबसे बड़ा हिस्सा इसी स्कीम की वजह से यूरोप में बहुत सस्ता बिकता था। बांग्लादेश की अगर हम बात करें तो बांग्लादेश मुख्य तौर पर जीएसपी के कारण नहीं, बल्कि एक दूसरी स्कीम EBA के कारण इसका लाभ प्राप्त कर रहा था, दैट इज एवरीथिंग बट आर्म्स, और इस स्कीम का फायदा उठाता है, और यह स्कीम जीएसपी से भी ज्यादा कंसेशनल थी। तो इसका पूरा मॉडल भी इसी टैक्स फ्री एसेस पर टिका हुआ था। तो यह जीरो टैरिफ एरा में अगर हम देखें तो पाकिस्तान के साथ क्या है, पाकिस्तान की डिपेंडेंसी को समझिएगा। पाकिस्तान का 65% टेक्सटाइल मार्केट एक्सपोर्ट पर है, जो 65% टेक्सटाइल एक्सपोर्ट है वह EU के लिए है। और इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट में अगर हम बात करें तो पाकिस्तान की 40% इंडस्ट्रियल जॉब टेक्सटाइल सेक्टर में है, और EU इसका सिंगल लार्जेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट है। अब आप पाकिस्तान की हालत समझ सकते हैं। अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश का 80% एक्सपोर्ट केवल गारमेंट का है। एंटायर ग्रोथ मॉडल जो बांग्लादेश का है वो चीप लेबर और जीरो टैरिफ पर ही टिका हुआ है। वन प्रोडक्ट वन मार्केट इकोनॉमी, इसे ग्रोथ कहना एक तरीके से बांग्लादेश का खुद को धोखा देने जैसा था। इसे यहां पर आप देखें तो एक तरीके से यह ग्रोथ थी ही नहीं, यह एक तरीके का डिपेंडेंसी आर्किटेक्चर था। EU ने इसे एक ब्रीदिंग स्पेस दिया हुआ था ताकि फैक्ट्रियां चलती रहें, बांग्लादेश में बेरोजगारी एक्सप्लोड ना करे, राज्य कोलैप्स ना हो जाए। और याद रखिए, यहां पर बहुत महत्वपूर्ण है कि बांग्लादेश की ग्रोथ मॉडल फ्रेजाइल है, क्योंकि यहां पर रेजिलियंस नहीं, सिर्फ वॉल्यूम था। महत्वपूर्ण क्या है कि यह मॉडल, चाहे वो पाकिस्तान का हो या बांग्लादेश का हो, दोनों के दोनों मॉडल सस्टेनेबल नहीं है। क्यों नहीं सस्टेनेबल है? क्योंकि यहां पर दक्षता का विकास नहीं हो रहा है, यहां पर दक्षता को स्थगित किया जा रहा है। बिना नवाचार के संरक्षण अंततः कमजोरी में परिवर्तित होता है। कोई इनोवेशन नहीं है, कोई भी डेवलपमेंटल गोल नहीं है, सिर्फ आप बेचने पर लगे हुए हैं, और वो भी सब्सिडी के साथ। अब इस पूरे सिनेरियो में आप भारत को देखिएगा। भारत एक स्केल ओवर सब्सिडी का मॉडल लेकर के आता है। भारत ने कभी यूरोप के सामने टैरिफ मर्सी नहीं मांगी। जब पड़ोसी देश जीरो टैरिफ के लिए लॉबिंग कर रहे थे, भारत अपना सिस्टम बिल्ड करने में लगा हुआ था। और भारत ने क्या क्या किया उसको बहुत बेहतर ढंग से समझिएगा। भारत ने सबसे पहले PLI स्कीम्स लॉन्च करी, जहां पर स्केल को एक्सीलरेट किया। PLI स्कीम के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल्स, ऑटोमेटिव्स, इन सब के लिए एक बड़ा पुश मिलता है भारतीय अर्थव्यवस्था को। और यहां से आप देखेंगे तो ये केवल
सब्सिडी नहीं बल्कि स्केल एक्सेलरेटर की तरह काम करती है हमारी पीएलआई स्कीम। पीएलआई स्कीम के बाद दूसरा बड़ा काम किया भारतीय सरकार ने और वह है लॉजिस्टिक्स एडवांटेज लिया। सबसे पहले फ्रेट कॉरिडोर्स डेवलप किए गए, डेडिकेटेड हाई स्पीड कनेक्टिविटी डेवलप की गई। उसके बाद पोर्ट मॉडर्नाइजेशन किया गया, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया और फिर टर्न अराउंड टाइम यानी कि ड्रास्टिकली रिड्यूस किया गया डिलेज को। तो अगर आप देखिए हमने क्या किया, उसके बाद लॉजिस्टिक्स में एडवांटेज प्राप्त करी और तीसरा और सबसे बड़ा काम यूरोप के ट्रेड डील का जो पहलू रहा वह रहा कंप्लायंस एज करेंसी यूज करना। हमने ईयू स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया, उच्चतम गुणवत्ता मानक को फॉलो किया, ईएसजी नॉर्म्स को फॉलो किया, पर्यावरण और सामाजिक जवाबदेही बनाई और ट्रेसेबिलिटी बनाई, पूर्ण सप्लाई चेन ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करी। ध्यान दीजिएगा आज के समय में कंप्लायंस को एक ट्रेड करेंसी माना जाता है और भारत ने इसको पहले और तेजी से अडॉप्ट किया। तो अगर आप देखिए तो भारत और पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में जो फंडामेंटल डिफरेंस है वह बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने एक्सपोर्ट किया क्योंकि यूरोप ने अलाउ किया, भारत एक्सपोर्ट करेगा क्योंकि यूरोप को हमारी जरूरत है। तो भारत ने खुद को ऑप्शन नहीं बनाया है, भारत ने स्टेप बाय स्टेप अपने आप को डेवलप करके, अपनी चीजों को डेवलप करके एक इंडिस्पेंसेबल पार्टनर के तौर पर खुद को डेवलप किया है। यहां पर देखिएगा, यहां से शुरू होता है भारत का स्ट्रेटेजिक नॉकआउट। आप पहले नंबर्स को देखिए। भारत और यूरोपियन यूनियन की अगर हम बात करें तो भारत और यूरोपियन यूनियन का टोटल ट्रेड वॉल्यूम लगभग 200 प्लस बिलियन डॉलर का है। ईयू इकोनॉमी 17 ट्रिलियन डॉलर की है। अभी अगर हम भारत की बात करें तो अभी भारत का यूरोपियन यूनियन के साथ जो ट्रेड है वह 2.5% के आधार पर है। लेकिन कल्पना कीजिए कि अगर यह शेयर इस ट्रेड डील के बाद 5% भी हो गया तो वह 5% का एक्स्ट्रा मार्केट कहां से आएगा? वह ग्रोथ नहीं होगा, वह रिप्लेसमेंट होगा। किसका? टेक्सटाइल का, फुटवेयर का, इंजीनियरिंग गुड्स का और फार्मा का। इस सेक्टर में भारत की स्केल रिलायबिलिटी बहुत ज्यादा है और इसके साथ भारत उतरेगा अपनी स्केल रिलायबिलिटी के साथ। वह ईयू बायर्स को एक बड़ा ऑप्शन देगा जिससे यूरोपियन यूनियन के बायर्स उस सप्लायर्स को छोड़ देंगे जो पॉलिटिकली अनस्टेबल हैं। आप समझ रहे हैं मैं किसकी बात कर रहा हूं? एनर्जी स्टार्व्ड है, कंप्लायंस वीक है और ग्रोथ ट्रांसफर नहीं करते हैं। यानी कि यह पूरी तरीके से भारत के लिए यूरोपियन यूनियन नेबरहुड डिस्प्लेसमेंट अपनाएगा केवल और केवल अगर हमने 2.5% की ग्रोथ ट्रेड शेयर को 5% तक कर ले गया तो। अब यहां पर सबसे बड़ी बात, हमें इन क्षेत्रों में बहुत बड़ी कामयाबी मिलने की उम्मीद भी है। अगर पाकिस्तान की इंटरनेशनल मीडिया में इस समय रिपोर्टिंग देखें तो इंटरनेशनल मीडिया इस समय इस डील को पाकिस्तान के लिए मदर ऑफ ऑल सेटबैक्स कह रहा है। क्यों कह रहा है? क्योंकि पाकिस्तान के पास अगर हम देखें तो कोई एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन का ऑप्शन नहीं है, कोई अल्टरनेटिव मार्केट उन्होंने नहीं बना रखा है। एनर्जी क्राइसिस वहां पर बहुत ज्यादा है और ऑलरेडी वहां पर एग्जिस्ट करती है। करेंसी कोलैप्स होने वाली है, आईएमएफ की कंडीशनैलिटीज पहले से उनके ऊपर है। तो रियलिटी यह है कि अगर पाकिस्तान की स्थिति को आप देखेंगे तो पाकिस्तान में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? ट्रेड मार्जिन्स पहले से ही 2 से 3% हैं। इंडिया की एंट्री के बाद ये मार्जिन्स नेगेटिव होने जा रहे हैं। इसका एस्टिमेट जो लगाया जा रहा है 5 से 10 मिलियन जॉब्स पाकिस्तान में रिस्क पर जाने वाले हैं। फैक्ट्रीज बंद होंगी, टैक्स बेस गिरेगा, स्टेट का स्ट्रेस बढ़ेगा और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और डीपन होगी, जिससे केवल यह ट्रेड लॉस नहीं रह जाएगा बल्कि एक सिस्टमेटिक कोलैप्स की वार्निंग बन जाएगा पाकिस्तान के लिए। इसीलिए इसको मदर ऑफ ऑल सेटबैक्स कहा जा रहा है, क्योंकि यह केवल आर्थिक नहीं है, यह स्ट्रक्चरल, इरिवर्सिबल और पूरे के पूरे मॉडल के फेल्योर को दिखाता है। यह अस्थायी नहीं है बल्कि संरचनात्मक बदलाव का पूरा परिणाम लेकर के आएगा। साथ ही साथ अपने दूसरे पड़ोसी यानी बांग्लादेश को भी देखते हैं। बांग्लादेश शोर तो नहीं मचा रहा है पाकिस्तान की तरह, लेकिन उसको सच बहुत साफ साफ दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान की तरह ही बांग्लादेश का मॉडल, पूरा का पूरा मॉडल 1 प्रोडक्ट 1 मार्केट 1 प्राइस एडवांटेज के मॉडल पर आधारित है। अब उसी ईयू के मार्केट में भारत है जो लार्जर फैक्ट्री
है जहां पर बहुत सारी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं, मोर रिलायबल है भारत, जियोपॉलिटिकली स्टेबल है, और बांग्लादेश यह बात स्पष्ट तौर पर जानता है कि अब कंपटीशन की बात नहीं है, अब एग्जिस्टेंशियल थ्रेट भारत दे रहा है बांग्लादेश के लिए। इसीलिए बांग्लादेश में भी बराबर लेवल का ही इवन मोर डीप पैनिक है, क्योंकि उनका सबसे बड़ा एक्सपोर्ट ही टेक्सटाइल है। अब भारत सरकार की रणनीति को भी समझिएगा। भारत सरकार की जो रणनीति है वह एक तरीके से नो नॉनसेंस ट्रेड स्टेटक्राफ्ट की रही है। यह डील कोई एक्सीडेंटल डील नहीं है। आप जानते हैं लंबे समय से इस डील पर बातचीत चल रही थी। यह एक आउटकम है, यह डील जो हुई है यह परिणाम है किस चीज का? लॉन्ग टर्म ट्रेड डिप्लोमेसी का, मैन्युफैक्चरिंग फर्स्ट विजन का, स्ट्रेटेजिक पेशेंस का। और भारत ने यहां पर बहुत क्लियरली अपने आप को इस तरीके से प्रेजेंट किया है कि भारत ने विक्टिमहुड को बेचना बंद किया है, चैरिटी मांगना बंद किया है, कैपेसिटी को डिमॉन्स्ट्रेट किया है, और ईयू ने वही चुना है। एक स्टेबल पार्टनर, एक स्केलेबल इकोनॉमी, एक रिलायबल डेमोक्रेसी, और भारत ने सिंपैथी नहीं बल्कि रिस्पेक्ट अर्न की है। और यही भारत सरकार की रणनीति थी जो अंततः वर्क कर गई ईयू के साथ ट्रेड डील में। अगर आप लेटेस्ट रिपोर्ट, अभी की आज की रिपोर्ट देख रहे होंगे तो अमेरिका ने भी भारत पर टैरिफ कम कर दिया है, 18% टैरिफ कर दिया है, और अमेरिका और भारत की भी ट्रेड डील अब लगभग फाइनल स्टेज पर पहुंच चुकी है। यह ट्रेड डिप्लोमेसी की बहुत बड़ी विक्ट्री होने जा रही है भारत के लिए। तो अगर इन ऑल हम कहें तो भारत ने किसी को ब्लॉक नहीं किया है, सीधी बात यह है। भारत ने केवल और केवल आउट परफॉर्म किया है। हमने ना तो पाकिस्तान को पनिश किया है, ना हमने बांग्लादेश को साइडलाइन किया है, लेकिन हमारे इस एक तीर से हमने यह साबित कर दिया है कि वी डोंट नीड एग्जम्पशंस टू कंपीट, यानी कि हमें प्रतिस्पर्धा करने के लिए किसी अपवाद, किसी छूट की जरूरत नहीं है। हम सक्षम है और हमारी इकोनॉमी सक्षम है। आज ग्लोबल इकोनॉमी में टैरिफ्स नहीं गिरते बल्कि इल्यूजन्स गिरते हैं। ध्यान दीजिएगा, जीरो टैरिफ हनीमून खत्म हुआ है, क्योंकि यूरोप अब चैरिटी नहीं बल्कि सर्टेनिटी चाहता है, जो कि भारत कर सकता है। और ध्यान रखिएगा कि यह भारत है जो अब डील को तय करेगा। दिस टाइम द सिस्टम वॉज इंडियाज। तो भारत ने किसी को रोका नहीं, भारत ने केवल और केवल आउट परफॉर्म किया। आप पाकिस्तान और बांग्लादेश की इस स्ट्रेटेजिक फेल्योर को किस नजरिए से देखते हैं और भारत सरकार की नीतियों को किस नजरिए से देखते हैं, आप कमेंट करके अवश्य बताइएगा, क्योंकि यह एक बहुत महत्वपूर्ण घटनाक्रम है जो आगे आने वाले ग्लोबल ट्रेड के दशा और दिशा दोनों को बदलने की क्षमता रखता है। आगे बढ़ते हैं और एक छोटा सा अनाउंसमेंट कर देता हूं उन बच्चों के लिए जो 2027 या 2028 के लिए यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं। उन सब के लिए हमारा प्रतिज्ञा बैच लॉन्च हो रहा है, फेब बैच, जो कि आप 7 फरवरी तक जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। यह बैच आपको हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश माध्यम में मिल जाएगा। महत्वपूर्ण यह है कि यह कोर्स जो है यह P2I कोर्स है, यानी कि इस कोर्स में आपको प्रीलिम्स टू इंटरव्यू पूरी प्रिपरेशन कराई जाती है। 18 बुक का सेट दिया जाता है, रेगुलर क्लासेस, मेंटोरशिप, राइटिंग प्रैक्टिस, टेस्ट सीरीज के साथ साथ आपको रेजिडेंशियल प्रोग्राम्स और स्कॉलरशिप्स भी दी जाती हैं। इसकी डिटेल्स आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक और साथ ही साथ हमारे ऐप और वेबसाइट पर जाकर के भी देख सकते हैं। महत्वपूर्ण रूप से आप अगर अभी एडमिशन लेते हैं तो आपको यह फीस केवल 24,999 रुपए की पड़ेगी। आपको वहां पर एक कोड इस्तेमाल करना होगा, पीके लाइव कोड। पीके लाइव कोड का जब आप इस्तेमाल करते हैं तो स्टडी IQ से जब भी आप कोई कोर्स लेते हैं तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट ऑटोमेटिकली अप्लाई होता है। थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।